आपका वोट, आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। जहाँ 3 सीट की आप बात करें तो गरौठा में भी यही हालात हैं कि भाजपा जो है वो फायदे में है। बबीना में भी एक मौरानीपुर जो सीट है वो थोड़ा अभी फंसी हुई नजर आ रही है। देखिए, पूरे बुंदेलखंड में जो चीज़ें दिख रही हैं, 4 से 5 सीटों में काफ़ी कंपटीशन, अच्छा खासा कंपटीशन है, जो कि बता रहे माधोगढ़ जो जलौन की 5 सीट में अच्छा खासा, यानी कि 14-15 फिर भी कंपटीशन से बाहर। हाँ, मतलब मेरे 12 से 14 कंपटीशन से बाहर कह सकते हैं, लेकिन 5 से 7 सीटों में कंपटीशन इज स्ट्रांग। बुंदेलखंड में कुल 19 सीटें हैं, जो पिछली बार भाजपा 2017 में जीत चुकी है। तो इस बार 19 सीटों पर तो वो आते दिखाई नहीं दे रही है। 4 या 5 सीट या 6 सीट समथिंग ऐसा कुछ रहेगा, जिसमें से 1 या 2 सीट आपकी बसपा के लिए स्ट्रांग मानी जा रही हैं, और सपा भी काफी जगह विजय होती दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी करीब 13 से 14 सीटें भाजपा के पक्ष में आती दिखाई दे रही है। नहीं, इस समय इस चुनाव में तो कुछ ही 2-3 सीटों पर बस स्थिति है, क्योंकि बसपा का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी रुचि इस चुनाव में ज्यादा नहीं दिखी। इस वजह से अब जो प्रत्याशी है उनके खुद के जातिगत वोट बैंक के आधार पर वो अपनी स्थिति जितनी सुधार सकें, लेकिन बसपा का पहले जैसा कोई मजबूती नहीं दिख रही है। आपका यूपी तक में, मैं हूं कुमार अभिषेक और हमारी चुनावी यात्रा झांसी पहुंच चुकी है। और मेरे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं, जो स्ट्रक्चर है, वो रानी झांसी का किला है, यानी कि वो ऐतिहासिक किला जिसने 1857 के उस गदर की इबारत लिखी थी। हम उसी के पास मौजूद हैं, लेकिन इस बार जो गदर मचा है वो है चुनावी गदर। और हम झांसी में हैं, और झांसी में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहां के तमाम मौजूद हैं, और उनसे हम आपका तारुफ करा दें। इनसे हम जानेंगे कि इस बार झांसी का मूड क्या है, बुंदेलखंड का मूड क्या है। तो परिचय करिए इनका। ये शैलेंद्र सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दैनिक जागरण में बहुत लंबे समय तक रहे। महेश पटेरिया जी हैं, हिंदुस्तान जो एजेंसी है उससे जुड़े हैं। सोनिया पांडे जी हैं, जो कि यूएनआई की हैं, यूएनआई से हैं, और साथ साथ अरिंदम घोष जी हैं, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं। इसके अलावा शाश्वत सिंह हैं, नेटवर्क news18.com से हैं। तो इन तमाम पत्रकारों से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर झांसी का, बुंदेलखंड का सियासी मिजाज क्या है। तो शुरुआत करते हैं सोनिया पांडे जी से। सोनिया जी, सबसे पहले आप ही से सवाल, क्या है यहाँ का मूड इस वक्त, क्योंकि अब चुनाव में 2-3 दिन बचे हैं, किसके तरफ है माहौल की अगर हम बात करें तो अगर आप देखेंगे तो एक सुरक्षित सीट रही है हमेशा से भाजपा के लिए। 17 देखें, 19 देखें, और फिर अभी 2022 का। लेकिन जो है यहाँ पर अगर आप पिछला समीकरण देखेंगे तो 19 बार से 15 बार जो है ब्राह्मण प्रत्याशी यहाँ पर जीता है, चाहे वो किसी भी सीट का रहा हो। और पिछली बार से ये है कि ब्राह्मण प्रत्याशी भाजपा ही देती रही है, तो उसकी सुरक्षित सीट रही है। लेकिन इस बार राहुल रिछारिया के तौर पर कांग्रेस ने एक ब्राह्मण प्रत्याशी और उतार दिया, और जो सपा ने है वो सीताराम कुशवाहा जी उनका है। तो थोड़े से समीकरण शुरुआत में ये लग रहा था कि ब्राह्मण वोट कटने की वजह से, क्योंकि आप अगर यहाँ यूपी के चुनाव की बात करें तो जातिगत समीकरण हमेशा लास्ट तक हावी हो ही जाते हैं। तो ये लग रहा था कि हो सकता है थोड़ा इनको नुकसान हो। लेकिन अभी जो है जिस तरीके से पोलराइजेशन है और थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी भी थी, उन सब फैक्टरों को काफी हद तक रवि जी कोप अप करने में कामयाब रहे हैं। आपके हिसाब से बीजेपी जो घट रही थी शुरुआत में, वो रिकवर कर ये क्या सिर्फ झांसी सीट का है या पूरे झांसी का माहौल? नहीं, पूरे झांसी 3 सीट की आप बात करें तो गरौठा में भी यही हालात हैं कि भाजपा जो है वो फायदे में है। बबीना में भी एक मौरानीपुर जो सीट है वो थोड़ा अभी फंसी हुई नजर आ रही है। हमारे साथ अरिंदम घोष जी हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के। आपको क्या लगता है माहौल क्या, जातिगत समीकरण इस बार हावी रहेंगे, या फिर बीजेपी का जो अपना योगी मोदी का फैक्टर है, हिंदुत्व का फैक्टर है, उनके फ्री राशन का फैक्टर? देखिए, जातिगत समीकरण तो हमेशा ही यहाँ पे हावी रहता है, और वो हमेशा एक टॉप प्रायोरिटी रही है शुरू से ही। लेकिन जिस तरीके से माहौल बनता दिख रहा है, शुरू में कुछ वरिष्ठ नेताओं के बीजेपी से जाने के बाद चीज़ें डगमगाती हुई दिख रही थी, बट अभी वापस कल का जो खासकर योगी जी का रोड शो रहा, उसके बाद माहौल बीजेपी की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। नो डाउट इस बार झांसी सदर में काफ़ी माने कैंडिडेट्स काफ़ी टक्कर वाले हैं। जो समाजवादी पार्टी से सीताराम कुशवाहा जी हैं, काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं, पिछले 2 बार से सेकंड पोजीशन में आ रहे थे।
राहुल रिछारिया जी का एक फैमिली बैकग्राउंड है, काफ़ी अच्छा पॉलिटिकल। और कैलाश साहू जी जो बीएसपी से हैं वो भी एक बार यहाँ पे बाई इलेक्शन जीत चुके हैं। तो मैं कहूँगा कि झांसी सदर में वो तो है, देयर इज अ कंपटीशन, बट विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ये समय के साथ साथ ये रवि जी के तरफ, मतलब भाजपा की तरफ बिल्कुल बढ़ता। लेकिन हम आपसे पूछेंगे भी, क्योंकि झांसी बुंदेलखंड का एक तरीके से कह लीजिए राजधानी जैसी है, हालांकि तो क्या एपिसेंटर कह लीजिए, तो पूरे बुंदेलखंड की क्या स्थिति दिखती है? देखिए, पूरे बुंदेलखंड में जो चीज़ें दिख रही हैं, 4 से 5 सीटों में काफ़ी कंपटीशन, अच्छा खासा कंपटीशन है, जो कि बता रहे हैं माधोगढ़ जो जलौन की 4 से 5 सीट में अच्छा खासा, यानी कि 14-15 फिर भी कंपटीशन से बाहर। हाँ, मतलब मेरे 12 से 14 कंपटीशन से बाहर कह सकते हैं, लेकिन 5 से 7 सीटों में कंपटीशन इज स्ट्रांग। आपका क्या मानना है, झांसी की क्या स्थिति? 12 अगर झांसी की बात करें, सदर में एक समय लगा था कि राहुल रिछारिया, क्योंकि ब्राह्मण प्रत्याशी जैसा बताया, तो एडवांटेज होगा। लेकिन जैसे ही उनके नामांकन करते हैं, साथ में ही शहर कांग्रेस अध्यक्ष इस्तीफा दे देते हैं, कई वरिष्ठ नेता इस्तीफा दे देते हैं जो अब सपा में जा चुके हैं, तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज। सपा लड़ती दिख रही है। सपा यहाँ पे फाइट में, क्योंकि 2 ब्राह्मणों की लड़ाई में कहीं ना कहीं सीताराम कुशवाहा को फायदा हो रहा है उनके वोट बंटने से, ये माहौल है। ठीक है। हमारे साथ महेश पटेरिया जी हैं। आपको क्या लगता है कि मुद्दों पर इस बार राजनीति, चुनाव हो रहे हैं, जाति पर चुनाव चल रहे हैं, या फिर से बीजेपी 2017 की तरह रहेगी? देखिए, यहाँ बात करें अगर मुद्दों की, तो मुद्दे बहुत हैं, और जनता के साथ जो जुड़ाव करना चाहती थी भाजपा, उतने स्तर से तो नहीं जुड़ सकी है, लेकिन प्रयास में लगी है, और धरातल पर उनके काम अभी दिखना शुरू होंगे, तब उसके साथ और जुड़ाव बढ़ेगा भी, जैसा दिख रहा है। और लगातार भाजपा के कद्दावर नेता, और अभी यहाँ से सीएम गए हैं, वो भी, उनका भी कहना यही था। मैं आपको बताऊं कि राजनीतिक समीकरण जो यहाँ के जातीय हैं, वो तो हमेशा से रहे हैं, और यहाँ क्या पूरा यूपी, पूरा देश जातीय समीकरण पे चलता है। हावी क्या रहेगा? हावी यहाँ पर जो स्थिति है, बीजेपी के पक्ष में राष्ट्रीयता और गैर राष्ट्रीयता वाली बातें भी चलेंगी, बेरोजगारी वाली भी बात यहाँ पर आएगी, क्योंकि बड़ा मुद्दा यहाँ पर वो है, पलायन का यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है, सिंचाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे तमाम मुद्दों के साथ विकास का भी बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दों के साथ साथ जातीय समीकरण कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनाव को प्रभावित करेंगे। चलिए, लेकिन भारी कौन आपके हिसाब से पड़ता दिख रहा है, अगर हम झांसी और बुंदेलखंड दोनों की बात? बुंदेलखंड में कुल 19 सीटें हैं, जो पिछली बार भाजपा 2017 में जीत चुकी है। तो इस बार 19 सीटों पर तो वो आते दिखाई नहीं दे रही है। 4 या 5 सीट या 6 सीट समथिंग ऐसा कुछ रहेगा, जिसमें से 1 या 2 सीट आपकी बसपा के लिए स्ट्रांग मानी जा रही हैं, और सपा भी काफी जगह विजय होती दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी करीब 13 से 14 सीटें भाजपा के पक्ष में आती दिखाई दे रही है। बहुत अहम बात ये बताइए कि बसपा फैक्टर, बीजेपी का फैक्टर तो कई लोगों ने कहा, लेकिन आपको लगता है क्योंकि बीएसपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है बुंदेलखंड, आपको है कहीं दिख रही है बीसीबीएस? नहीं, इस समय इस चुनाव में तो कुछ ही 2-3 सीटों पर बस स्थिति है, क्योंकि बसपा का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी रुचि इस चुनाव में ज्यादा नहीं दिखी। इस वजह से अब जो प्रत्याशी है उनके खुद के जातिगत वोट बैंक के आधार पर वो अपनी स्थिति जितनी सुधार सकें, लेकिन बसपा का पहले जैसा कोई मजबूती नहीं दिख रही। तो आपके हिसाब से कौन है इस वक्त जो सही में मजबूत है? बीजेपी दोहरा पाएगी 2017 या पीछे रह जाएगी? हाँ, जैसे पटेरे जी ने कहा कि 4-5 सीटों का मतलब तगड़ी फाइट है जो भाजपा के हाथ से निकल सकती है बुंदेलखंड की 19 सीटों में, और बाकी अधिकांश सीटों पर बीजेपी अपना मतलब सफल हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों की समझे तो बीजेपी हावी है, लेकिन मुद्दे, पानी का मुद्दा, अन्नागायों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, ये कितना अहम है? हम आपसे शुरू करते हैं, कितना अहम है ये? क्या इस पर वोट पड़ेंगे या अल्टीमेटली फिर लोग सब? नहीं, ऐसा है कि मुद्दे भी रहेंगे और जातिगत समीकरण रहेंगे। अगर आप प्रोपोर्शनेट में बात करेंगे तो 50-50 का रेशियो मेरे हिसाब से रहेगा, क्योंकि मुद्दे भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पलायन का मुद्दा यहाँ पे बहुत रहा, पानी का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप झांसी महानगर में बहुत परेशानियां थी। सरकार तो दावा कर रही है कि पानी नल जल योजना बहुत सफल है। बहुत सफल है। उसके लिए मैं आपको बताऊं, उन्होंने जो इंफ्रा जरूरी था वो इंफ्रा तैयार हो गया है, लेकिन अभी वो सुविधाएं लोगों को उस तरीके से मिलना अभी शुरू नहीं हुई हैं। तो इसके बारे में भी सरकार कह चुकी है कि 2022 तक ही हम नल जल लोग उनके इस उम्मीदों पर विश्वास कर? हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इंफ्रा दिखाई देने लगा है।
स्थितियां दिखने लगी हैं। तो और देखिए यहाँ का जो बुंदेलखंड का वासी है वो आमतौर पर शांत है। सबसे बड़ी स्थिति उन लोगों को ये रखती है कि हाँ, कानून व्यवस्था सही रहनी चाहिए, हमें किसी से मतलब नहीं है और कोई हमें परेशान ना करे, कानून व्यवस्था ठीक है। और वो व्यवस्था यहाँ उनको शांति से काम कर पा रहे हैं, जो एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर जाता है भाजपा के लिए। सपा के लिए अगर आप कहेंगे तो मजबूत हैं कैंडिडेट, उनकी संभावनाएं भी मजबूत है, लोग सोचते भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि कुछ पुराने पाप ऐसे होते हैं जिनका खमियाजा आपको भविष्य तक में भुगतना पड़ता है। तो वही होता है, बदली नई हवा, नई सपा जैसी चीज जमीन पर नहीं दिख रही। नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी भी अगर आप गांव देहात में जाके देखें तो लोग अभी से जो सपा के छुटभैया नेता जो उनके सरदर्द रहे, मुलायम सिंह के समय से सरदर्द रहे हैं, वो अभी भी उनका सरदर्द है। और ये परेशानी लास्ट मूवमेंट के 2-4 दिन में जो ये बढ़ेगी तो वो उनके लिए पोलराइज कर जाएगा भाजपा के पक्ष में। चलिए अरिंदम जी, आपको भी क्या यही लगता है कि नई हवा है, नई सपा है, जो उनका अखिलेश ने बदले से अखिलेश हैं, वो कहीं असर कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं, देखिए वो अपनी तरफ से उनका जो नेतृत्व है काफी स्ट्रांग होता जा रहा है, परंतु जो लोअर लेवल पे जो वो डर बैठा हुआ है, वो डर लोगों के मन से हट नहीं रहा है। और बुंदेलखंड में अन्ना प्रथा एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। इसके अलावा पानी और पलायन, और इसमें क्या कहते हैं, पानी के लिए जैसे कि हर घर, मतलब ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जा रही है, और आशा करते हैं अगले 10-15 साल में ये चीज़ें बेटरमेंट के लिए होगी। लेकिन मेरा सवाल फिर आता है उस पर घूम करके, आवारा पशु, अन्ना पशु, तो क्या सही में ये वोटिंग पे रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा? ये देखिए, जो मतलब हम लोगों के लिए मतलब अर्बन वोटिंग में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन रूरल वोटिंग पे ये बहुत रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि अर्बन फायदा किसको करेगा? वो किसी मतलब ऑपोजिशन में इस समय फाइट में जैसे समाजवादी पार्टी है तो उनको करेगा बिल्कुल, क्योंकि अन्ना गाय, आप ये सोचिए, आदमी की खड़ी खड़ी फसल बिल्कुल खत्म हो जा रही है, तो एक बहुत सीरियस इश्यू हो जाता है, मॉनिटरी इशू। एक दो तरीके की प्रॉब्लम होती है। एक, मैं सड़क पे चल रहा हूँ, मेरे को गाय परेशान कर रही है, मैं थोड़ा सा गाली देके आगे चला जाऊंगा, लेकिन मैं परसीव नहीं करूंगा। बट मेरा अगर मॉनिटरी नुकसान होगा उसके लिए वो बड़ा सुविधा होगी। आपको क्या लगता है कि इससे वोट बीजेपी के कट रहे हैं इस इशू से? वोट बीजेपी कट रहे हैं क्योंकि बीजेपी वोट मांगती है गाय के नाम पर, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले रेलवे ने एक आंकड़ा दिया था, लगभग रोज की लगभग 50 से 100 गायें जो है ट्रैक पे आए कट जाती हैं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा हो जाता है, कैटल्स जो होते हैं वो कट जाते हैं। दूसरा, जो इन्होंने कहा पानी का मुद्दा, कुछ समय पहले विधायक रवि शर्मा को महिलाओं ने घेर लिया था पानी के ही मुद्दे पर, कि उन्होंने किया भाई हर घर नल जल आप कर रहे हैं, लेकिन योजना नहीं पहुंच रही है हमारे घर तक, हम आज भी टैंकर से पानी भरने को मजबूर हैं इतने सालों बाद भी। तो रवि शर्मा को वोट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे उन महिलाओं के जिन्होंने घेरा? जो हमने बात की, उन्होंने कहा कि विश्वास तो है, लेकिन पूरा कितना होगा ये पता नहीं है। चलिए, लोगों के मुद्दे भी हैं और लोगों की नाराजगी भी है। सब नाराजगी के बावजूद भी अन्ना वाले लावारिस ये कहेंगे कि अन्ना मुद्दे को, जो ये अन्ना पशु जानवरों का मुद्दा है, इस मुद्दे पर बीजेपी ने जो बड़ी बड़ी बातें करी थी उसका धरातल पर नहीं दिख पाया। उन्होंने ये सब नहीं, गौशालाएं बनी है नाम के लिए। और एक्चुअली इसमें हम कहेंगे कि इसमें बहुत हद तक किसानों का अपनी भी लापरवाही है, क्योंकि वो सरकार से पैसा ले तो लेते हैं, गाय दूध भी दूध लेते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। पैसे मिल रहे हैं क्या गायों के? हाँ, गायों के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल किसानों को मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ही अपनी परेशानी खुद बना रहे हैं। ये प्रॉब्लम शहर में भी है। शहर में भी गाय मतलब दूध लेके उसको छोड़ देते हैं। जो गाय दूध देना बंद कर देती है उसको छोड़ देते हैं, प्लस जो उनके पालतू गायें हैं वो भी सुबह शाम घर ले जाएंगे, दूध लेके फिर छोड़ देंगे। निकलेंगे तो 50 स्पीड पे आप गाड़ी चला नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हर 2 कदम पे आपको गाय मिल जाएगी कहीं ना कहीं बैठी हुई चलती हुई, तो ये समस्या रहेगी। बट इसको एक सीरियस इशू है जिसके ऊपर काम करना। इस पर वोटिंग है या नहीं? वोटिंग तो यहाँ पे जातिगत ही होती है एट द एंड ऑफ द डे। जाति में बीजेपी भारी है, अब ब्राह्मण वोट, ब्राह्मण, और वो अभी बीजेपी से अलग नहीं हो। नहीं अभी नहीं। आपको क्या लग रहा है, ये अन्ना और जो लावारिस पशु हैं, इनका मुद्दा सही में वोट में रिफ्लेक्ट होगा? मैं एक बड़ा संदेश देना चाहता हूं आपके माध्यम से। जो अन्ना मुद्दा बनाया जा रहा है, खासतौर पर प्रत्येक गांव में पहले भी गायें होती थी और आज भी हैं। किसानों के अंदर ये खुद थोड़ा सा समझ आनी चाहिए, अपनी उत्तरदायित्व उन्हें खुद निर्वहन करना चाहिए, जैसा कि वो करते थे, पहले भी करते थे, लेकिन अब गाय का दूध दो के छोड़ दिया जाता है। पहले वो लोग गौशालाएं में अपने रखते थे, अब नहीं रखते। वो पहले गौशाला में नहीं रखते थे, घर पर रखते थे। घर की उनकी जो गौशाला थी वो अब नहीं है। लेकिन अब वो इतने एहसान फरामोश किस्म के लोग हो गए हैं कि दूध दोने के बाद, जैसे माँ कहते हैं, उसको उठा के बाहर
छोड़ देते हैं, ये ठीक नहीं है, इसको वापस करना। छोड़ेंगे, वोट भी नहीं देंगे, दोनों चीजें हैं। ये चीज गलत हो रही है ना, इसीलिए वोट उतना कन्वर्ट नहीं होगा इस मुद्दे वोट इस पे पे, नहीं वोट इस पे कन्वर्ट नहीं होगा। सवाल था, वोट नहीं जा रहा है अन्ना गाय। इस मुद्दे पे वोट नहीं किसी को मिल पाएगा। हाँ, क्योंकि अन्ना गायों की समस्या के बावजूद दिस इज द प्रॉब्लम, बट ये वोट को अफेक्ट नहीं करेगा। क्रिएटेड बाय द पीपल ओनली। लोग इसको करी है और उसका समाधान भी उनके पास है, और क्योंकि उन्हें बात मालूम है, बेवकूफ नहीं है जनता, उसे मालूम है बहुत लावारिस गायों को लेकर के तो बहुत ज्यादा है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि जनपद की बात करूं, आपके जनपद की बात करूं मैं, तो करीब 250 गौशालाएं सरकार की ओर से प्रत्येक ग्राम पंचायत पर बनवाई गई और उनके व्यवस्था के लिए भूसे से लेकर के सारी व्यवस्था की गई। अब प्रधान या अन्य व्यक्ति उसका भूसा खा जाए तो सरकार इसमें कहाँ दोषी है, हमें खुद सोचना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी कहीं पे भी नहीं है। अगर दिया है तो कहाँ गया, क्या हुआ, ऑडिट होना चाहिए ना उसका। नहीं, देखिए सभी सरकारों में एक बहुत हम समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अन्ना गाय की चर्चा पूरे लावारिस गायों की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में कि किसान नाराज हैं, उनके खेत खत्म हो रहे हैं, और हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि इस पर नाराज हैं, उनके अपना क्रिएट किया हुआ है, लेकिन इससे वोट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बात सही, जैसे अनिल रंजन ने कहा है कि सबसे आखिरी में यहाँ पर जो मतदाता होता है वो जातिगत आधार पे या सांप्रदायिक आधार पर ही मतलब उसमें वोट करता है। और जैसे अभी जो बात चल रही है गौशालाओं की, जिस प्रकार बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार में चारा घोटाला आया था, अगर यूपी में गौशाला घोटाला की जांच हो जाए तो करोड़ अरबों का घोटाला है ये। अगर ईमानदारी से इसकी जांच हो जाए, कागजों में गौशाला चल रही है, करोड़ रुपए महीना खर्च। हमारा इससे जुड़ा सिर्फ सियासी सवाल है, और आखिरी सवाल, आपको लगता नहीं है कि इस मुद्दे का कोई फर्क वोट पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा इसका। कितनी सीटें आपको लगती हैं कि झांसी में बीजेपी को मिलेगी, सपा को मिलेगी और बुंदेलखंड में मिलेगी? बीजेपी को झांसी जिले में तो मौरानीपुर सीट इनके लिए खतरे में है, क्योंकि उधर लोग जब भाजपा को वोट, खाली नंबर बताइए। 3 सीटें मिल सकती, सीटें मिलेंगी पूरे बुंदेलखंड में? बुंदेलखंड में पूरे में करीब 12 से 14 सीटें तक। आपका क्या मानना है, बीजेपी को कितनी सीटें झांसी में और बुंदेलखंड में? मैं पहले इस चीज को बता चुका हूं कि करीब 14 सीटें बीजेपी को बुंदेलखंड में यहाँ पर मिल सकती हैं और 3 सीटों पर यहाँ पर उसे विजय मिल सकती है। चलिए, आपका सोनिया जी क्या मानना है? वही रेशियो है, क्योंकि मौरानीपुर सीट खतरे में है तो 3 सीट पर सुरक्षित माना जा सकता है भाजपा के लिए, और पूरे बुंदेलखंड की बात करें तो 14 से 15 सीट्स वो रिटेन कर ले। अरिंदन जी, आपका क्या मानना है? बुंदेलखंड में 12 से 14 और 3 से 4, मतलब जो मौरानीपुर वाला भी है, मेरे को तो ये लगता है कि वो जो इनका सीट बंटवारे में अपना दल में है, काफी चांसेस हैं उन तक अल्टीमेटली निकल जाएगा जी। क्या आपका क्या मानना है? 12 से 15 सीटें बुंदेलखंड में, और अगर यहाँ की बात करें तो मुझे लगता है 2 भाजपा को, गरौठा में नजर बनाए रखनी होगी, वहां की मुझे मुश्किल लग रहा है, तो 2 सपा को जा सकते हैं। तो हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार जुड़े और इन्होंने यहाँ का सियासी मूड हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। एक बात साफ दिखाई देती है कि जिन मुद्दों की बात बाहर हो रही है, कम से कम वोट पर शायद उसका असर कम पड़े, और अन्ना प्रथा या फिर लावारिस गायों का मुद्दा बहुत बड़ा है, हो सकता है इस पर वोट नहीं पड़े। तो आप तमाम लोगों का यूपी तक से जुड़ने के लिए शुक्रिया, और हम फिर आते रहेंगे और आप लोगों से सियासी तौर पर मुखातिब होते रहेंगे। तो यूपी तक के दर्शकों के लिए बता दें कि हमारी चुनावी यात्रा अगले शहर में होगी, जहां का मूड हम पत्रकारों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे और आप तक लेकर आएंगे। झांसी से कुमार अभिषेक, यूपी तक।